नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या बसपा उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव में वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाने वाली है। मैं बात आजमगढ़ की कर रहा हूं। वैसे तो आजमगढ़ सीट पर 23 जून को लोकसभा का उपचुनाव है, लेकिन इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो यहां पर मुख्य मुकाबला हमेशा सपा और बसपा के बीच में रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में समीकरण बदले हैं, इसीलिए सवाल पैदा हो रहा है कि क्या यहां पर इस बार बसपा अखिलेश यादव के MY समीकरण को बिगाड़ने वाली है। यह सवाल उस स्थिति में किया जा रहा है जबकि हाल के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले की सभी 10 की 10 सीटें सपा के खाते में गई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही माह बाद यह सवाल उठ रहा है कि आजमगढ़ में इस बार मुकाबला बहुत ही कड़ा दिख रहा है। सपा के लिए बड़ी चुनौती है। आजमगढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा और BSP की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले की गई। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है। वो पिछले चुनाव में, जो पिछला आम चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें भी वो उम्मीदवार रहे और हार गए थे अखिलेश यादव से। और बसपा ने AIMIM छोड़कर BSP में शामिल हुए गुड्डू जमाली पर दांव लगाया है। गुड्डू जमाली पहले आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 3 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें वो 2 बार जीते हैं। और सपा ने सबसे अंत में परिवारवाद पर भरोसा जताते हुए धर्मेंद्र यादव पर दांव चला है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई है। लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है। माना जाता है कि यहां पर गुड्डू जमाली की अपनी ही एक अलग पहचान है, उसका एक अपना वोट बैंक है। हालांकि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में 4थे नंबर पर रहे। लेकिन एक सच यह भी है कि पूरे प्रदेश में AIMIM के वो अकेले ऐसे उम्मीदवार रहे जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई। 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव में गुड्डू जमाली मुबारकपुर सीट से बसपा के टिकट पर जीते थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में गुड्डू जमाली ने असुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लिया था और 4थे नंबर पर चले गए थे। इस करारी हार के बाद गुड्डू जमाली वापस मायावती के पास आ गए और मायावती ने उन पर आजमगढ़ का दांव खेला है। वैसे आजमगढ़ सीट पर बहुत हद तक चेहरों की लड़ाई रहती है। आजमगढ़ सीट बहुत हद तक चेहरों से प्रभावित रहती है। कैसे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहां के वोट प्रतिशत के थोड़े से आंकड़ों पर नजर मार लेते हैं। आजमगढ़ सीट पर बीजेपी को 28 से 35% के आसपास वोट मिलते रहे। और गौर करने वाली बात यह है कि यह वोट प्रतिशत भाजपा का अपना वोट प्रतिशत है, क्योंकि उम्मीदवार बदलने से इस पर बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है। इसीलिए अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो केवल 35% वोट पाकर मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर 28% वोट के साथ बीजेपी के रमाकांत यादव थे और तीसरे नंबर पर 27% वोट के साथ BSP के गुड्डू जमाली थे। और अगर इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के निरहुआ को 35% वोट मिले, लेकिन अखिलेश यादव को 60% वोट मिले और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन ध्यान दीजिए, यह 60% का आंकड़ा कहां से बना और कैसे बना। यह इस तरह बना कि सपा और बसपा का गठबंधन था। मुस्लिम यादव समीकरण के साथ दलित वोट बैंक भी सपा के खाते में आ गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आजमगढ़ सीट पर जातीय समीकरण के अलावा रमाकांत यादव का प्रभाव रहा है। जैसा कि मैंने कहा, यहां पर चेहरे बड़ा असर डालते हैं, चेहरों का बड़ा महत्व रहा है। अगर पिछले 5 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सपा को 3 चुनाव में जीत हासिल हुई है। 1999 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और BSP के अकबर अहमद को 26,979 वोट्स के अंतर से हरा दिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने पाला बदल लिया और BSP में शामिल हो गए। BSP के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और सपा के दुर्गा प्रसाद यादव को 6,968 वोट के अंतर से हरा दिया। इसके बाद रमाकांत यादव ने फिर पाला बदला और भाजपा में शामिल हो गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में बतौर भाजपा उम्मीदवार BSP के अकबर अहमद को 49,000 के करीब वोटों से हरा दिया, अंतर से हरा दिया। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि केवल यही एक चुनाव ऐसा रहा है जिसमें भाजपा इस सीट पर, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जीती है। इसके बाद फिर रमाकांत यादव ने बीजेपी के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह यादव से हार गए। ऐसे में इस सीट से पिछले 5 लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने 4 लोकसभा के चुनाव लड़े और अलग अलग पार्टियों से 3 बार जीतकर संसद पहुंचे।
इस बार रमाकांत यादव कहां है? इस बार रमाकांत यादव सपा के विधायक है, वहीं से। ऐसे में यह देखना होगा कि वो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की लाज कितनी बचा पाते हैं, क्योंकि मायावती के लिए ये उपचुनाव 2024 के लिए एक प्रयोग की तरह है। 2019 में बसपा के खाते में 10 सीटें तो आई थी, लेकिन उस चुनाव में ध्यान देने वाली बात है कि सपा के साथ गठबंधन था, इसी कारण उसको बड़ा लाभ मिला था। और यह साबित हो गया कि इसी से लाभ मिला था, यह बात साबित हो गई 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में गठबंधन नहीं था तो बसपा एक तरह से उत्तर प्रदेश से निपट ही गई। इस सब के साथ एक बात पर और गौर करने की जरूरत है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट सपा और बसपा में बंटता रहा है, इसीलिए मायावती अब चाह रही है कि मुस्लिम वोटर वापस उसके पास आ जाए। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि मायावती ने आजमगढ़ में तो उम्मीदवार उतारा है, लेकिन रामपुर में उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके अलावा दो बातों पर और गौर करने की जरूरत है। एक, अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों को तरजीह नहीं देता हुआ दिखना चाहते हैं। ये आप विधानसभा का चुनाव देख सकते हैं, अभी हाल ही में जो हुआ था। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं मुसलमानों को ज्यादा तरजीह देने से हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। और दूसरी बात, मायावती ने रामपुर में उम्मीदवार खड़ा ना करके, क्योंकि आजम खां मुसलमानों का एक चेहरा है, इसीलिए रामपुर में उम्मीदवार खड़ा ना करके आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर मुसलमान और दलित एक साथ आ जाए तो एक समीकरण बन सकता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा समीकरण बन पाएगा? आज जिस तरह से भाजपा अपनी राजनीति पूरे देश में कर रही है, क्या उस राजनीति को देखते हुए मुसलमान मायावती के पास आ पाएगा? क्योंकि खुद दलित धीरे धीरे भाजपा का वोट बैंक बनते जा रहे हैं। ये हाल के विधानसभा चुनाव देख सकते हैं, क्योंकि मुफ्त राशन योजना सहित अनेक योजनाएं समीकरणों को बदल रही है। भाजपा को बड़ा लाभ मिल रहा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, मुसलमान वहीं पर वोट कर रहे हैं जहां पर उन्हें यह उम्मीद दिख रही है कि भाजपा को रोका जा सकता है। इसीलिए क्या आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बसपा भाजपा को रोकने की स्थिति में है? यह एक बात है जिसको समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने शुरू में सवाल किया था कि क्या आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव में बसपा एक वोट कटवा पार्टी साबित होती दिख रही है? यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।